अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ABGs का थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस किया। हमने जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, फार्मूला को डिस्कस किया, नेमोनिक को, और फिर कुछ BCQs सॉल्व करके देखे थे। अब हम जो है वो मज़ीद प्रैक्टिस के लिए BCQs सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब जब हम BCQs को सॉल्व कर रहे होंगे तो ये बहुत सारा कुछ लिखा हुआ होता है ऊपर, मतलब कंडीशन पेशेंट की बताई हुई होती है, और यहाँ पे फिर ABG दिया हुआ है। तो ABG भी इम्पॉर्टेंट होती है और पेशेंट की कंडीशन भी इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि कंडीशन से ही हमें पता चल जाता है कि बॉडी में क्या मसला होगा। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसकी ABG के मुताबिक क्या आंसर निकलता है। pH है 7.3, pH कम है और PCO2 अपनी रेंज से बढ़ा हुआ है, यानी इन दोनों का इन्वर्स ताल्लुक है। तो हमें पता चल गया कि रेस्पिरेटरी का मसला है। और pH क्या है, डिक्रीज़ हुई है, तो इसका मतलब है एसिडोसिस है। ये तो हमें पता चल गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। अब हमने देखा HCO3 को कंपनसेशन में कि इसको क्या होना चाहिए था, इसको कंपनसेशन में इंक्रीज़ होना चाहिए था, और ये इंक्रीज़ ही हुआ है। इसका मतलब है ये पार्शली कंपनसेटेड है। तो हमने इस तरह BCQ सॉल्व कर लिया ABG को देख के। लेकिन अगर हम पेशेंट की कंडीशन पढ़ें कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ COPD है पेशेंट को। तो जो COPD के पेशेंट्स होते हैं उनमें मसला ये होता है कि वो एक्सेल नहीं कर पाते, वो अपनी बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल पाते, तो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक गैस है, तो बॉडी का pH क्या हो जाता है, ड्रॉप कर जाता है, एसिडोसिस में चली जाती है बॉडी। और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। अगर HCO3 की बात होती तो हम कहते हैं मेटाबॉलिक का मसला है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर थी, वो अंदर रिटेन हो रही है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है पेशेंट को। COPD कह लें या अस्थमा कह लें, दोनों में यही मसला होता है, एक्सेल नहीं कर पाता पेशेंट और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर रिटेन रहती है और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाता है। हमने उसको भी देखना है ऊपर कि क्या सिनेरियो है, और जो है वो नीचे जो ABGs दी हुई हैं उनको भी देखना है। अब जो सेकंड मसला है उसमें जो है वो हम रीड करेंगे कि पेशेंट को क्या है। पेशेंट को वॉमिटिंग है, और जो है वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज़ किया हुआ है, स्लो एंड डीप ब्रीथिंग कर रहा है वो, और जो है लेथार्जिक हुआ है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। अब हमने ABG को देखा, 7 क्या है, नॉर्मल वैल्यू से कम है। ये देखें PaO2 यानी ऑक्सीजन की यहाँ पे दी हुई है, तो हमने इसको नहीं देखना, हमने कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू को देखना है। तो ये भी गौर से देखना है हमने कि कहीं हम इसको ना देख लें। तो pH कम है और PaCO2 भी कम है। अब अगर ये दोनों कम है तो हमने बात की थी डायरेक्ट ताल्लुक बन रहा है, लेकिन हम डायरेक्ट ताल्लुक इसमें नहीं देखते, हम HCO3 में देखते हैं डायरेक्ट ताल्लुक। तो pH कम है, HCO3 भी कम हुई है अपनी नॉर्मल रेंज से, इसका मतलब है मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। इसको हम देखेंगे कंपनसेशन के लिए कि कंपनसेशन की है या नहीं की। तो इसको होना क्या चाहिए था, अपनी नॉर्मल रेंज से कम होना चाहिए था, क्योंकि बॉडी में क्या है, एसिडोसिस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिडिक गैस है, तो इसको कम होना चाहिए था। तो ये कम ही हुई है अपनी नॉर्मल वैल्यू से, तो हमने इसको कह दिया पार्शली कंपनसेटेड। अगर ये इतनी कम होती कि pH को नॉर्मल कर देती तो हम कहते फुली कंपनसेटेड है। अगर ये अपनी नॉर्मल वैल्यू में ही रहती तो हम इसको कहते कि ये जो है वो अनकम्पनसेटेड है। अब जो थर्ड पेशेंट है हमारा, वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है। क्यों, क्योंकि वो गिर गया था ग्राउंड के ऊपर। अब जब वो फॉल हुआ है तो उसको क्या होने लग गया, टेकिकार्डिया और टेकेपनिया। टेकेपनिया का क्या मतलब है कि वो बहुत तेज़ तेज़ सांस ले रहे हैं, हाइपर वेंटिलेशन कर रहा है, और टेकिकार्डिया यानी उसका हार्ट रेट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है। तो जहाँ टेकेपनिया लिखा हुआ होगा इसका मतलब है पेशेंट हाइपर वेंटिलेशन कर रहा है, बहुत ज़्यादा सांस ले रहा है, तो अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगी, अंदर रिटेन नहीं रहेगी। तो बॉडी का जो pH होगा, एसिडिक गैस बाहर निकल गई है तो अल्कलोसिस की तरफ जाएगा, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की तरफ। तो एक अगर हाइपर वेंटिलेशन लिखा हुआ है या टेकिपनिया लिखा हुआ है तो हम उसको देख के भी बता सकते हैं कि पेशेंट की क्या कंडीशन होगी, लेकिन ABG को सॉल्व करना ज़रूरी है। 7.6 क्या है, pH नॉर्मल रेंज से इंक्रीज़ किया हुआ है, PaCO2
क्या है, नॉर्मल रेंज से कम है। तो इन दोनों में ताल्लुक क्या आ गया, इन्वर्स का ताल्लुक आ गया। इन्वर्स का मसला किस में होता है, रेस्पिरेटरी में। और 7.6 पीएच क्या है, ज़्यादा हुई हुई है, तो एल्कलोसिस हमने इसको कह दिया। अब हम देखेंगे HCO3 को कंपनसेशन में कि ये कंपनसेशन में क्या हुआ है, इसको होना क्या चाहिए था और ये क्या हुआ है। तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस यानी कि बॉडी का पीएच ज़्यादा है, HCO3 भी बेस है, ये भी बॉडी का पीएच ज़्यादा करती है, तो इसको कम होना चाहिए था, लेकिन ये कम नहीं हुई। ये अपनी वैल्यू 22 से 26 वैल्यू के दरमियान में है। तो नॉर्मल जब वैल्यू में होगी तो हम कहेंगे ये अनकम्पनसेटेड है, इसको कम होना चाहिए था। और ये अगर कम हो जाती है अपनी नॉर्मल वैल्यू से तो हम कहते हैं पार्शली जो है वो कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है। और अगर ये इतनी कम होती कि पीएच को नॉर्मल कर देती तो हम कहते हैं फुली है, फुली कंपनसेटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट की कंडीशन क्या है कि उसको 2 दिन से परसिस्टेंट जो है वो वॉमिटिंग हुई हुई है, वॉमिटिंग हो रही है। तो अब हम इसको देखें, अगर हम इसकी ABG को सॉल्व करें तो 7.5 पीएच क्या है, नॉर्मल रेंज से कम हुई हुई है, सॉरी ज़्यादा हुई हुई है। 7.5 3.5 से 4.5 से ज़्यादा है, पीएच ज़्यादा है, PCO2 नॉर्मल रेंज में है। तो हम इसको नहीं देखेंगे, फिर हम इसको देखेंगे, क्योंकि हमें देखना भी जो है वो HCO3 को ही होता है जब हम बात कर रहे होते हैं मेटाबॉलिक की। तो हमारे पास पीएच ज़्यादा है, HCO3 भी अपनी वैल्यू से ज़्यादा हुआ है, इन दोनों में डायरेक्ट ताल्लुक है। इसका मतलब है मेटाबॉलिक का मसला है, पीएच ज़्यादा है, इसका मतलब है एल्कलोसिस है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गया। अब ये कंपनसेशन में हम देखेंगे कि कंपनसेशन में इसको क्या होना चाहिए था और ये क्या हुआ है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, यानी बॉडी के अंदर HCO3 ज़्यादा है, HCO3 की वैल्यू। तो कंपनसेशन में जो हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एसिडिक नेचर की है, इसको इंक्रीज़ करना चाहिए था ताकि बॉडी के पीएच को नॉर्मल पर आता, लेकिन ये इंक्रीज़ नहीं किया, ये अपनी नॉर्मल वैल्यू में ही रहा। तो हमने इसको कह दिया ये अनकम्पनसेटेड है। अगर ये अपनी नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाता, और इसको बढ़ना भी चाहिए था, तो हम कहते हैं ये पार्शली है। 5th क्वेश्चन में क्या है, अच्छा यहाँ पे ये जो बात की है ना वॉमिटिंग की, परसिस्टेंट वॉमिटिंग की, तो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। हर जगह नहीं, लेकिन कहीं लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, वॉमिटिंग हो या 2-3 और चीज़ें हैं, NG ट्यूब सक्शनिंग हो, उससे क्या होता है कि पेशेंट की बॉडी में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, अगर वॉमिटिंग हो, हाइपोकेलेमिया का मतलब है पोटेशियम कम हो, ओवर डोजेज हो गई हो NaHCO3 की, या NG ट्यूब सक्शनिंग हो, जहाँ ये केस में वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब है कि रिस्क है कि पेशेंट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में जाएगा। वॉमिटिंग अगर कहीं और लिखा हुआ है लेकिन पेशेंट एसिडोसिस में जा रहा है तो ठीक है, वो भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये चांसेस होते हैं कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में पेशेंट जाए। तो यहाँ पे हमने देख लिया मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, नॉर्मल था ये, तो अनकम्पनसेटेड हो गया। अच्छा, अब अगर हम इसको देखें कि क्या हुआ है पेशेंट के साथ, कि वो इमरजेंसी रूम में आया है, उसको डायरिया था, और जो बच्चा था, इन्फेंट था, उसकी रेस्पिरेटरी रेट एलिवेटेड है, रेस्पिरेशन उसकी ज़्यादा हो रही है। तो अब हम ABG को सॉल्व करते हैं। 39 क्या है, 7.39। अब ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये 39 क्या है, नॉर्मल पीएच के अंदर है। 7.35 से 7.45 तक नॉर्मल पीएच होती है, और ये पीएच नॉर्मल ही है। इसका मतलब है कि फुली कंपनसेट तो हो गया है, लेकिन देखने के लिए कि जो फुली कंपनसेट हुआ है वो मेटाबॉलिक का हुआ है या जो है वो रेस्पिरेटरी का हुआ है, इसलिए हमें इसको कोई ना कोई साइन तो देना पड़ेगा। अगर 7.35 के करीब करीब वैल्यू है, यानी 7.36, 9, 7.39, यानी 40 से अगर कम कम वैल्यू है पीएच की, तो हम उसको एसिडोसिस जो है वो कह देते हैं, ताकि हम वो रिलेशन देख सकें। वैसे तो ये नॉर्मल है, लेकिन हम इसका साइन डाउनवर्ड लगा देंगे कि ये पीएच कम है, क्यों, ताकि हम इसका फिर रिलेशन देख सकें। तो 7.39 हमने कहा कम है, और HCO3 भी अपनी वैल्यू से कम है, इन दोनों में डायरेक्ट ताल्लुक है। इसका मतलब है कि मेटाबॉलिक का एसिडोसिस है। क्यों हमने एसिडोसिस कहा, हमने इसको कहा कि ये कम है अपनी नॉर्मल वैल्यू से, जबकि ये है तो नॉर्मल पीएच, लेकिन हमने कह दिया ताकि हम रिलेशन देख सकें कि ये रेस्पिरेटरी का है
फुली कंपनसेटेड या ये मेटाबॉलिक का है। तो हमें पता चल गया कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस फुली कंपनसेटेड है। फुली कंपनसेटेड क्यों है? क्योंकि पीएच नॉर्मल हो चुकी है। अब अगर हम कंपनसेशन में देखिए, मेटाबॉलिक कंपनसेशन में हम HCO3 को देखते हैं। HCO3 को क्या होना चाहिए था? अपना नॉर्मल वैल्यू से कम होना चाहिए था, और ये इतना कम हुआ कि इसने पीएच को नॉर्मल कर दिया, तो हमने कह दिया कि ये फुली कंपनसेटेड है। अब जो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ था वो इसलिए बढ़ा हुआ था क्योंकि उसने कंपनसेशन में उसको पीएच को नॉर्मल कर दिया। तो लाजमी नहीं कि अगर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ है तो हम कह दें कि रेस्पिरेटरी का मसला है। हो सकता है रेस्पिरेटरी रेट कंपनसेशन में इंक्रीज़ किया हुआ हो, तो हमने ABG भी सॉल्व करनी है। अब क्वेश्चन में बता दिया कि NG ट्यूब सक्शनिंग हो रही थी, जैसे कि अभी हमने बात किया वॉमिटिंग। NG ट्यूब सक्शनिंग में क्या होता है? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, लेकिन हम ABG को सॉल्व करेंगे। पीएच क्या है? 7.57 है, 3.5 से 4.5 से ज़्यादा है, पीएच ज़्यादा है। PCO2 क्या है? PCO2 अपनी जो है वो नॉर्मल वैल्यू के अंदर है। ये कितना होता है? 3.5 से 4.5, ये अपनी नॉर्मल वैल्यू के अंदर है। हम इसको नहीं देखेंगे, हम इसको देखेंगे। ये भी इंक्रीज़ किया हुआ है, तो पीएच भी बढ़ी हुई है, HCO3 भी बढ़ा हुआ है, यानी कि इन दोनों का डायरेक्ट ताल्लुक है। डायरेक्ट ताल्लुक मेटाबॉलिक में होता है। पीएच ज़्यादा है तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। हम कंपनसेशन में इसको देखेंगे। इसने क्या होना चाहिए था इसको कंपनसेशन में? एल्कलोसिस है बॉडी में, यानी कि HCO3 की वैल्यू ज़्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक गैस है, तो एसिडिक गैस को ज़्यादा होना चाहिए था ताकि ये एल्कलोसिस को नॉर्मल पे ले आता, लेकिन ये ज़्यादा नहीं हुआ और ये अपनी नॉर्मल रेंज में रहा, तो हमने कहा अनकम्पनसेटेड है। अगर ये नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता तो हम कहते कि ये पार्शली कंपनसेटेड है, और अगर ये इतना बढ़ता अपनी नॉर्मल रेंज से कि पीएच को नॉर्मल कर देता तो हम कहते फुली कंपनसेटेड है। अब 7 क्वेश्चन में उन्होंने बता दिया कि हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा पेशेंट सांस ले रहा है। तो हाइपर वेंटिलेशन में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव हो जाती है, बॉडी जो है वो एल्कलोसिस में चली जाती है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में। लेकिन हम पीएच को भी सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि जो हाइपर वेंटिलेट कर रहा है ये एज अ कंपनसेशन में कर रहा है या ये प्राइमरी डिसऑर्डर है। तो हमने पीएच को देखा, पीएच क्या है? बढ़ी हुई है, PCO2 कम है। इन दोनों का ताल्लुक इन्वर्स आ गया, इसका मतलब है रेस्पिरेटरी है। पीएच ज़्यादा है, एल्कलोसिस है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। और अब हम जब देखा कि कंपनसेशन में HCO3 को क्या होना चाहिए था? एल्कलोसिस है बॉडी में, बेस ज़्यादा है, यानी CO3 क्या है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड एसिटिक गैस तो कम है बॉडी में, लेकिन जो है वो एल्कलिक है बॉडी। तो HCO3 खुद बेस है, अगर ये इंक्रीज़ हुआ तो और एल्कलोसिस में चली जाएगी बॉडी, तो इसको डिक्रीज़ होना चाहिए था, लेकिन ये डिक्रीज़ नहीं हुआ, ये नॉर्मल रेंज के अंदर है, तो हम कहेंगे अनकम्पनसेटेड। अगर ये डिक्रीज़ हो जाता तो हम कहते हैं पार्शली कंपनसेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थमा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। जैसे हमने कहा था अस्थमा में क्या होता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ही रहती है बॉडी के, जो कि एक एसिडिक गैस है, एक्सेल नहीं कर पाता पेशेंट सही से, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है इन पेशेंट में। ABG को देखें तो ABG क्या है? पेशेंट की 7.35 नॉर्मल है हमारे पास पीएच, लेकिन हम इसको क्या कह देंगे कि ये डिक्रीज़ हुई हुई है, क्योंकि 3.5 के क्लोज वैल्यू को हम क्या कह देते थे कि डिक्रीज़ है, ताकि हम देख सकें जो फुली कंपनसेशन हुई है वो रेस्पिरेटरी की फुली कंपनसेशन है या मेटाबॉलिक की। तो हमने कहा ये डिक्रीज़ कर रहा है, ये PCO2 क्या है? इंक्रीज़ कर रहा है। इन दोनों का इन्वर्स ताल्लुक आ गया, इन्वर्स रेस्पिरेटरी में होता है। हमने कहा ये कम है पीएच, तो ये एसिडोसिस है। अब हम इसको देखेंगे कि कंपनसेशन में इसको क्या होना चाहिए था? इसको इंक्रीज़ होना चाहिए था कंपनसेशन में। एसिडिक है ना बॉडी और ये बेस है, बेस को इंक्रीज़ करना चाहिए था, और इसने इतना इंक्रीज़ किया कि पीएच को नॉर्मल कर दिया, तो इसका मतलब है फुली कंपनसेटेड है। अगर पीएच नॉर्मल ना होती, इंक्रीज़ तो ये होता, लेकिन पीएच नॉर्मल ना होती तो हम कहते पार्शली है। अगर ये अपनी रेंज में रहता तो हम कहते कि ये अनकम्पनसेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बता दिया कि शैलो एंड स्लो रेस्पिरेशन है। शैलो ब्रीथिंग का क्या मतलब है? अब यहाँ पे देखिए इन्होंने ABG नहीं दिया, इन्होंने कंडीशन दी, हमें कंडीशन से ही देख के बताना है कि क्या पेशेंट को है।
शैलो ब्रीथिंग का क्या मतलब है, सुपरफिशियल सांस ले रहा है। जैसे सर्जरी के पेशेंट्स में आप देखें कि वो ज़्यादा सांस नहीं लेते, अगर कार्डिक सर्जरी हुई है उनको डर होता है कि कहीं हमारे स्टिचेस ना खुल जाए तो वो, या पेन ना हो हमें ज़्यादा, तो वो बहुत हल्की हल्की सांस ले रहे होते हैं, अच्छे से सांस नहीं लेते। तो जब वो शैलो ब्रीथिंग कर रहे हैं तो क्या होगा कि जो उनकी कार्बन डाइऑक्साइड है बॉडी के, वो अंदर ही रिस्ट्रेंट रहेगी, वो एक्सेल नहीं हो पाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक गैस थी तो वो बॉडी के अंदर एसिडोसिस कर देगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट को वॉमिटिंग है। हमने कहा था वॉमिटिंग किसकी वजह से होती है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की। अब इन्होंने एबीजी नहीं दी, हमें कंडीशन से ही देखना पड़ेगा। वॉमिटिंग में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, और हमने बात की थी पोटेशियम अगर कम है, हाइपोकेलेमिया है, तब भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। तो ऐसे हमने पता लगा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने एबीजी नहीं दी हुई, उन्होंने कंडीशन बताई हुई है कि पेशेंट है उसको जो है वो एस्पिरिन साइलेट्स जो होते हैं सैलिसाइक्लिक एसिड वाले, वो दिए हुए हैं। तो अब ये खुद क्या है, एस्पिरिन, ये एसिडिक इन नेचर होती है, तो इसलिए ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस कर देगी पेशेंट की बॉडी में। तो इन चीज़ों से भी हमें पता चल जाता है कि क्या होगा पेशेंट की बॉडी में। नेक्स्ट है हमारे पास 12th क्वेश्चन कि अब यहाँ पे भी एबीजी नहीं है। उन्होंने बताया कि रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा क्या है, इंक्रीज़ हुआ है, रैपिड है। यानी नॉर्मल तकरीबन 16 to 18 होता है, तो ये 34 है। यानी पेशेंट हाइपर वेंटिलेट कर रहा है। हाइपर वेंटिलेशन का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा सांस ले रहा है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी वो रिमूव हो गई सारी एसिडिक गैस, तो अंदर क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा बॉडी के अंदर। रेस्पिरेशन का मसला है तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अब ये एक पेशेंट नहीं है, ये नॉर्मल पर्सन है जो कि माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहा है। तो अब क्या है, जब वो माउंटेन के ऊपर चढ़ रहा है तो उसकी सांस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे हम भी अगर हाई ऑल्टीट्यूड पे जाएं तो हमारी सांस बहुत ज़्यादा क्या होती है, सांस फूलने लग जाती है, हाइपर वेंटिलेट करने लग जाते हैं हम। जब हम हाइपर वेंटिलेट करेंगे, बहुत ज़्यादा सांस लेंगे, तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव हो जाएगी, PCO2 की वैल्यू फॉल करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एसिडिक गैस है वो हमारी बॉडी से निकल गई। अब जब वो एसिडिक गैस निकल गई तो क्या होगा, पीएच राइज करेगा, क्योंकि पीएच कब डाउनवर्ड जाता है, जब एसिडिक होती है बॉडी। अब बॉडी ने एसिडिक गैस निकाल दी, PCO2 फॉल कर गई हमारी बॉडी के अंदर, तो पीएच राइज करेगा। तो ये कंडीशन होती है टिपिकली माउंटेन क्लाइंबिंग वाले लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि पीएच क्या है, पीएच कम है अपनी नॉर्मल रेंज से, 6.9 है, और जो PCO2 है वो इंक्रीज़ किया हुआ है। तो हमने देख के बता दिया कि रेस्पिरेटरी का मसला है, ये डिक्रीज़ है और ये इंक्रीज़ है। अब जब हमने कंपनसेशन में देखा कि कंपनसेशन में इसको क्या होना चाहिए था, अगर बॉडी जो है वो रेस्पिरेटरी के उसके अंदर है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में है, तो बेस जो थी HCO3 उसको तो इंक्रीज़ होना चाहिए ताकि वो बॉडी के पीएच को नॉर्मल करे, लेकिन ये खुद डिक्रीज़ हुई हुई है। इसका मतलब है मिक्स्ड डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी और एसिडोसिस दोनों एक ही वक्त में हो रहा है, तो ये मिक्स्ड डिसऑर्डर होता है कि जो होना चाहिए था इसको कंपनसेशन में इंक्रीज़, लेकिन ये डिक्रीज़ हुआ हुआ है, ऑपोजिट हुआ हुआ है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बता रहे हैं कि बॉडी के अंदर लो PCO2 है। मैंने कहा था कि PCO2 का मतलब है रेस्पिरेटरी में कोई मसला है, और कम है PCO2, यानी कि एसिडिक गैस बॉडी के अंदर कम है, तो बॉडी क्या होगी, एल्कलोसिस में होगी, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अब अगर हाई है PCO2 और ये PCO2 एसिडिक गैस होती है और ज़्यादा है ये बॉडी में, तो हमारी बॉडी क्या होगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ है कि HCO3 कम है। HCO3 का हमने क्या बात की थी कि मेटाबॉलिक से इसका ताल्लुक होता है, तो HCO3 अगर बॉडी में कम है, बेस कम है बॉडी में, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। इंक्रीज प्लाज्मा बाइकार्बोनेट आयन जो है HCO3 बढ़ा हुआ है, HCO3 बेसिक होता है, तो बॉडी में क्या होगा, एल्कलोसिस होगा। और मेटाबॉलिक क्यों होगा, क्योंकि HCO3 की बात है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही होती तो हम कहते हैं रेस्पिरेटरी में मसला है, बाइकार्बोनेट की बात हो रही है तो हम कहते हैं मेटाबॉलिक में मसला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से बॉडी के जो सिस्टम्स होते हैं वो कंपनसेट करते हैं। तो बॉडी के 3 सिस्टम्स होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले
अगर मसला आया है मेटाबॉलिक के अंदर, मेटाबॉलिक यानी HCO3 जो है वो कम या ज़्यादा हुआ है, तो जो सिस्टम फ़ौरन एक्ट करेगा वो होता है रेस्पिरेटरी। HCO3 मेटाबॉलिक में मसला आया है तो फ़ौरन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद इन फ्यू मिनट्स क्या करेगा, एक्ट करेगा। अगर जो है वो रेस्पिरेटरी का मसला है तो फिर जो सिस्टम एक्ट करेगा वो होता है किडनी। किडनी क्या करेगी, HCO3 को एक्सक्रीट करेगी या रिटेन करेगी। तो इस तरह ये 3 स्टेप्स चल रहे होते हैं। मेटाबॉलिक का मसला है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मसला है तो किडनी करेगी। अब HCO3 जो हम बात कर रहे थे, तो किडनी जो है वो भी एक्सक्रीट करती है HCO3 की को, लेकिन हम आसानी के लिए हम मेटाबॉलिक का लफ्ज़ हमने जोड़ दिया था HCO3 के साथ। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि कंपनसेशन में 2 सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं, किडनी एंड लंग्स। मेटाबॉलिक का मसला है तो लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मसला है तो किडनी काम करेगी, HCO3 को कम या ज़्यादा करेगी। फिर है नेक्स्ट कि ABG हम क्यों लेते हैं, क्या ज़रूरत है हमें ABG लेने की। तो हम ABG इसलिए लेते हैं ताकि हम देख सकें एसिड बेस बैलेंस को, कि बॉडी के अंदर कौन सा एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब है, और अगर वो डिस्टर्ब हुआ है तो रेस्पिरेटरी नेचर है या मेटाबॉलिक नेचर है, तो ये बात ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिड्स हैव नो हाइड्रोजन आयंस एंड आर एबल टू बाइंड इन सॉल्यूशन। एसिड्स के पास वो कह रहे हैं हाइड्रोजन आयंस नहीं होते, जबकि ये बात फॉल्स है। जो एसिड्स होते हैं उनके पास हाइड्रोजन आयंस होते हैं। लास्ट हमारे पास BCQ है, इसमें वो बता रहे हैं, उन्होंने वैल्यू दी हुई है। pH क्या कर रहा है, pH 3.5 से 4.5 होता है, pH नॉर्मल है। PaCO2 कितना होता है, 3.5 से 4.5, ये भी नॉर्मल है। HCO3 22 से 26, ये भी नॉर्मल है। तो हमने देख के ये नहीं करना कि हम बस एसिडोसिस वगैरह लगा दें, हमने तीनों को देखना है। अगर तीनों नॉर्मल है तो हम कहेंगे ये नॉर्मल है, इसमें कोई मसला ही नहीं है। यहाँ तक हमने सारी प्रैक्टिस कर ली। अब हमारे पास ये कुछ क्विज़ के क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स लास्ट में दिए हुए हैं। तो या तो आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लें इनका, या वीडियो को पॉज करके अपने पास सॉल्यूशन निकाल लें, और फिर सॉल्यूशन के बाद अपने आंसर्स को मैच कर लीजिएगा। तो ये मैं आपको सारे शो कर देती हूँ, ताकि आप जो है वो इनको या तो स्क्रीनशॉट ले लें, या जो है वो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ये पहला है, फिर ये दूसरा, ये थर्ड आ गया, ये हमारे पास फोर्थ है, देन दिस इज फिफ्थ, यहाँ और यहाँ पे, ये हमारे पास सिक्स्थ, ये 7, ये हमारे पास 8 है, 9, ये 10 है हमारे पास, और ये लास्ट में इसके आंसर्स हैं। सॉल्व कीजिएगा खुद, क्योंकि ABG ऐसी चीज़ है जो कि प्रैक्टिस के बगैर नहीं आएगी। समझने के बाद प्रैक्टिस कीजिएगा इन 10 BCQs को, और इनके आंसर्स फिर जो है वो मैच कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।